नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। वक्त हो गया है देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आपको विस्तार से बताने का। और शुरुआत सबसे पहले करेंगे कोरोना से जुड़ी खबरों से। कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर देश में तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 9,915 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 302 लोगों की जान गई है। वहीं 7,347 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 1,546 का इजाफा हुआ है, जिससे सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 77,002 पर पहुंच गया है। इस समय केरल में सबसे ज्यादा 21,086 मामले सक्रिय हैं। वहीं महाराष्ट्र में 15,169, पश्चिम बंगाल में 7,457, कर्नाटक में 7,485 और तमिलनाडु में 6,537 मामले अभी भी सक्रिय हैं। वहीं बात ओमिक्रॉन वेरिएंट की करें तो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 781 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 241 मरीज जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि पहली बार 2 दिसंबर को कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए थे। वहीं अब तक महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 176 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में 238, केरल में 65, गुजरात में 73, राजस्थान में 46, तेलंगाना में 62, तो वहीं तमिलनाडु में 34, इसके साथ ही साथ कर्नाटक में भी 34 मामले, तो वहीं मध्य प्रदेश में 9, आंध्र प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 11, हरियाणा में 12, तो उड़ीसा में 8 मामले सामने आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 3 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर में एक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना के अब तक 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश और में 2 मामले और चंडीगढ़ में 3 मामले और लद्दाख में कोरोना वेरिएंट के ओमिक्रॉन मामले की एक जो है उसकी पुष्टि हुई है। तो लगातार ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, तो कहीं एहतियात बरतते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं देश के किन किन राज्यों में इस वक्त पाबंदियां हैं। दिल्ली है उन राज्यों की सूची में शामिल, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, असम है, उत्तराखंड है। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पाबंदियां जो हैं वो लागू की गई हैं। इन तमाम राज्यों में पाबंदियां लागू की गई है। नाइट कर्फ्यू महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। तो लगातार संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें हैं वो लगातार पाबंदियां जो हैं वो लगाते हुए नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में क्या है पाबंदी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मध्य प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। अनवैक्सीनेटेड लोगों को सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस में अनुमति नहीं है। तो मध्य प्रदेश में पाबंदियों की जो श्रृंखला है वो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की शक्ल में है। अब बात असम की करते हैं। असम में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालांकि 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू जो है असम में लागू नहीं रहेगा। रात के 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक असम में जो है नाइट कर्फ्यू को लागू किया गया है। बात असम के अलावा अब अगले राज्य की करें तो असम के अलावा भी देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू किया गया है। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। महाराष्ट्र में सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। तो महाराष्ट्र में भी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर। गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यानी संक्रमण के बढ़ती आहट के बीच गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू है। सुबह 11 बजे से रात के 11 बजे से माफ कीजिएगा, सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ उन जिलों में है जहां नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। तो गुजरात के अलावा उत्तराखंड जहां चुनाव भी होने हैं वहां भी नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जो है उत्तराखंड में भी रहेगा। तो तमाम राज्यों की सूची हमने आपको बताई जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। तो अब जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इन बढ़ते संक्रमण के मामलों के मद्देनजर देश की चिंताएं भी जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में
आज हम आपको इस बात को लेकर तमाम जानकारी देंगे कि किस तरीके से ओमिक्रॉन की जो लहर है उससे निपटना है। और उत्तर प्रदेश में भी जो है एक तरीके से कर्फ्यू लागू किया गया है। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, नोएडा और लखनऊ में, जबकि धारा 144 जो है वो लागू की गई है। तो लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है। येलो अलर्ट के बीच मेट्रो और डीटीसी बसेस जो हैं वो 50% क्षमता के साथ ही चल रहे हैं। सभी स्कूल जो हैं वो बंद हैं। निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को ही इजाजत दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाजार, रेस्टोरेंट और होटलों में भीड़ इकट्ठा होने पर भी मनाही साफ तौर पर है। शादियों में सिर्फ 20 लोगों को अनुमति है। इसके अलावा जो तमाम प्रतिबंध हैं वो भी लगातार दिल्ली में जारी हैं। तो तमाम प्रतिबंधों की सूची हमने आपको दिखाई जो देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से लागू की गई हैं। लेकिन अब रुक करते हैं कि किस तरीके से ओमिक्रॉन से जो है वो बचा जाए, किस तरीके से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, और क्या ओमिक्रॉन संक्रमण जो है वो सचमुच डेल्टा वेरिएंट की तरह ही देश में तबाही मचाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। मेरे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मेखला चंद्रा जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, शटर हॉस्पिटल कैलिफोर्निया में। मेखला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। सवाल मेखला जी, अमेरिका से अगर तुलना करें इस वक्त अमेरिका में क्या स्थिति है और भारत उन स्थिति के मुकाबले किस जगह आपको खड़ा नजर आता है? अमेरिका में अभी ओमिक्रॉन मोस्ट डोमिनेंट वेरिएंट है, जैसे कि आप जानते हैं। डेल्टा को उसने पीछे छोड़ दिया है एंड विद इन फ्यू वीक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली आफ्टर थैंक्सगिविंग एंड हॉलीडेज के बाद। और यही वेव आप इंडिया में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 1 महीने में, स्पेशली आफ्टर न्यू ईयर्स, जो आपकी गैदरिंग हो रही हैं एंड पार्टीज हो रही हैं। कि ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। विद इन फर्स्ट 2 डेज आपको इन्फेक्शियस रेट सुपर हाई है, 3 times मोर देन डेल्टा है। इवन बिफोर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा, उनको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन हुआ होगा और ये फैला सकते हैं जब तक कि उनको सिम्टम्स होंगे। तो हम लोग जैसे वेव की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। ये एक फ्लड है, तो ये आएगा बहुत तेजी से और जाएगा भी बहुत तेजी से। इसकी इन्फेक्शियस रेट सुपर हाई है। बट ये सब कहने के बाद अभी जो हम एक्चुअल केसेस देख रहे हैं उसमें थोड़े माइल्डर सिम्टम्स हैं। ये 2-3 वजह से हो सकते हैं। या तो ये वैक्सीनेटेड लोगों में कम सिम्टम्स दिख रहे हैं इसके, अनवैक्सीनेटेड लोगों की, जैसे यूएस में एक इंडिविजुअल की डेथ हुई है, यूके में 40 लोगों की डेथ हुई है, तो वो अनवैक्सीनेटेड लोगों में ज्यादा दिखती है। ये जो वायरस है ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर रहा है, तो ये नहीं कि आप सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं। ठीक है मेखला जी, मैं ये सवाल शायद थोड़ा बाद में पूछता, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि ये जो ओमिक्रॉन है वो एक फ्लड है, जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से जाएगा भी। जहां से इस पूरे ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका से, अगर वहां के बीते 5 से 6 दिनों के ओमिक्रॉन के ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं तो हम ये पा रहे हैं कि वहां संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम हो रही है। तो क्या एक रे ऑफ होप है साउथ अफ्रीका से जो डेटा अभी निकल कर सामने आ रहा है कि ये ओमिक्रॉन डेल्टा के कंपैरिजन में उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल रे ऑफ होप है। इन्होंने आज ही एक स्टडी निकाली है जिसमें बट ये स्टडी बहुत छोटी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 30 लोगों की स्टडी है कि जो लोग ऑलरेडी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं वो डेल्टा की तरफ थोड़ी अपनी इम्यूनिटी दिखा रहे हैं। तो वो 2 डिफरेंट चीजें हैं। बट इंडिया की पॉपुलेशन एंड अभी हमारी वैक्सीनेशन रेट काफी थोड़ी सी पीछे है कंपेयर टू जितना हो सकती थी, और बूस्टर शॉट्स में भी हमें थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। तो इन चीजों से हम बचा सकते हैं। आई थिंक वी आर मोर प्रिपेयर्ड पिछले साल से ज्यादा। तो और आज जैसे एक और वैक्सीन अप्रूव हुई है, 2 वैक्सीन अप्रूव हुई हैं एक्चुअली। एक बेलर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने मिलकर निकाला है, टेक्सास वाली, एंड दूसरी यूएस बेस्ड कंपनी नोवैक्स से निकाला है। तो ये सब हमारे पास टूल्स हैं जो हमारे पास पिछले साल नहीं थे। और आज एक मेडिसिन भी अप्रूव हुई है, इनकी ओरल पिल है मॉलन्यूपिराविर के नाम से। तो ये हम घर पे भी ले सकते हैं, और ये इंडिया में भी अप्रूव है, और यूएस में फाइजर ने निकाली है पैक्सलोविड।
So we have more, ओके। instruments to fight this time. अच्छा डॉक्टर मेखला जी, एक कंपैरिजन हालांकि नहीं करना चाहिए क्योंकि अमेरिका जो है वो ऑलरेडी वैक्सीनेशन के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और अब वहाँ पे बूस्टर डोज को प्रायोरिटी एक तरीके से दी जा रही है। लेकिन अब जो यूएस में जो भी ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं, क्या वो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो हैं उनको आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ रही है या फिर वो माइल्ड सिम्टम्स के पेशेंट्स हैं और होम आइसोलेशन जैसी चीजों में ही वो घरों पर ही ठीक हो जा रहे हैं? क्योंकि एक कंपैरिजन हम अगर ड्रॉ करेंगे, वहां जिस तरीके की स्थिति है कमोबेश वही शायद 1-1.5 महीने बाद देखने को मिले, तो वहां किस तरीके के भी हालात हैं? बिल्कुल। जो यूएस में अभी हम केसेस देख रहे हैं उसके सिम्टम्स थोड़े माइल्डर हैं। जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट एंड सिवियरिटी ज्यादा है। और यही पैटर्न आप इंडिया में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन इज द की। इसमें आप जितनी आर्म्स को वैक्सीनेट कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, चाहे कोई भी देश हो। ठीक है। एंड ये जैसे आपने मेंशन किया कि 1-1.5 महीने बाद यही वेव हमें इंडिया में देखने को मिलेगी। तो आई थिंक इधर आंसर इज कि आप जितना वैक्सीनेशन कर सके, बूस्टर कर सकें, उतना ही अच्छा है। अच्छा, एक और चीज डॉक्टर मेखला जो बहुत प्रायोरिटाइज होकर पहली 2 लहरों में निकलकर सामने आई, वो ये कि जो खुद भी मैंने एनालाइज किया वो ये था कि जब पहली लहर तो तकरीबन विश्व के तमाम देशों में एक ही समय में आई, मार्च से लेकर जून के बीच में, जून जुलाई के बीच में। दूसरी लहर पिछले साल यही माहौल था, अमेरिका और यूरोप में यही क्रिसमस न्यू ईयर की गैदरिंग्स थी और जिसके बाद डेल्टा का एक तरीके से एक्सप्लोजन हुआ। भारत में डेल्टा अपने पीक पर आते आते उस मार्च के बाद ही हमने देखे कि भारत में डेल्टा जो है पीक पर पहुंचा। तो ओमिक्रॉन को लेकर भी क्या यही पैटर्न हम उम्मीद करें कि शायद फेब तक यहां मामले उतनी सर्ज ना हो, और हम तो प्रे करेंगे कि ऑब्वियसली मामले कभी सर्ज ना हो, लेकिन जो अभी ग्राफ दिख रहा है कि शायद फेब तक स्थिति फिर भी नियंत्रित रहे। मार्च में, चूंकि फेब के बाद मार्च में होली का त्योहार भी है, अभी इस बीच कोई मेजर फेस्टिवल भी नहीं है, तो ये जो एनालिसिस है कि पिछले 2 सालों का, क्या उसी पैटर्न पर आपको ओमिक्रॉन भी जाता दिख रहा है? बिल्कुल चंदन जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसी पैटर्न पे हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो हम लोग जो केसेस सोच सकते हैं कि बढ़ेंगे अराउंड फेब एंड और मार्च में ही एक्सपेक्टेड है। जैसे आप इसकी इंक्यूबेशन रेट ले 5 डेज का है, इसकी कंटेजियसनेस ले बहुत ज्यादा सिवियर है, मोर देन 3 टाइम्स डेल्टा है। तो वो एडअप करके जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने यही प्रिडिक्ट किया है कि एशिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, इट विल बी एंड ऑफ फेब एंड मार्च, बट होपफुली इतना सिवियर ना हो जितना पिछले साल का था, जस्ट बिकॉज होपफुली वी आर मोर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। और मेरी यही उम्मीद होगी एंड प्रेयर्स होंगी। ओके, अच्छा, कुछ स्टडीज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये एक तरीके से भारत जैसे देश जो कि पॉपुलेशन वाइज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इन देशों में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करेगा। आप इस लॉजिक से कितना सहमत हैं? इसके लिए काफी और डेटा चाहिए आपको टू प्रिडिक्ट हर्ड इम्यूनिटी। इन्होंने डेल्टा के बारे में भी बोला था, बट जैसे आप जानती हैं वायरस बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। और ये जो ओमिक्रॉन है ये इसलिए आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन दिख रहे हैं क्योंकि ये आपकी जो इम्यूनिटी है उसको इवेड कर रहा है। तो ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन से आपको बन चुकी है या प्रीवियस इन्फेक्शन से बन चुकी है, ये बहुत ज्यादा म्यूटेट करके मोर देन 50 म्यूटेशंस लेके आया है। सो हर्ड इम्यूनिटी अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो इसके लिए आई थिंक हमें और डेटा चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लैंसेट की एक रिसर्च भी जो आई जिसने ये बताया कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, खास करके कोविशील्ड वाले वैक्सीनेटेड जो पॉपुलेशन है, उस पर शायद ओमिक्रॉन उतना इफेक्टिव नहीं है। हालांकि लैंसेट ने इसका खंडन किया कि इस तरीके का कोई रिसर्च उनकी तरफ से नहीं था, पर आप किस तरीके से देखते हैं कि ओमिक्रॉन के ऊपर क्या जो इंडिया में दोनों वैक्सीन खास तौर पर अभी तक लगाई गई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों इफेक्टिव हैं? आई थिंक दोनों इफेक्टिव होंगी कुछ हद तक, क्योंकि ये सारी जो है ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन हैं। तो जैसे आपकी जो नई वाली भी आई है कॉर्बेवैक्स, जो है वो जो बेलर के साथ बनाई है इन्होंने, ये भी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। तो इन्होंने एक पार्ट ऑफ द वायरस लेके आपकी इम्यूनिटी इंड्यूस करी है। एंड ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड और ये सब डेल्टा पे इन्होंने ज्यादा स्टडी करी है। ओमिक्रॉन पे अभी इतना डेटा है नहीं, इनकी स्टडीज चल रही हैं।
तो आपके आंसर में आई स्टिल थिंक ये इफेक्टिव होंगी, तो इनको लेना इज बेटर देन नहीं लेना। एंड आई थिंक बूस्टर की ज्यादा स्टडीज आ रही हैं कि उसकी एफिकेसी और बढ़ा देती ठीक है है, एक लास्ट क्वेश्चन मेखला जी, जिस तरीके से अब ये ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं, क्या अमेरिका में फिर से लॉकडाउन की वापसी की चर्चाएं हैं? और अगर अमेरिका में है तो क्या इंडिया में भी जो अभी तमाम रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं वो रेस्ट्रिक्शंस सही दिशा में हैं? में काफी गाइडलाइंस आई हैं, इन्होंने आइसोलेशन टाइमिंग की भी चेंज करी है, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। इकोनॉमी को थोड़ा ध्यान रख के आई थिंक हर कंट्री को अपने हिसाब से करना पड़ेगा, बट हाँ, इंडिया में भी लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेखला जी, आपने मेरे साथ जुड़कर बड़ी ज़रूरी बातें आपने दर्शकों तक पहुंचाई। जिस तरीके से तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, ऐसे में सतर्कता जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हथियार है, क्योंकि आम नागरिकों को ही ये तय करना है कि वो कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना चाहते हैं नहीं। अगर अगले 10 से 15 20 दिन हम लोगों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, अगर हमने ये दिखा दिया कि हमें कोरोना की तीसरी लहर नहीं चाहिए, तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन किया, तो संभवतः शायद फिर कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन अगर अगले 15 से 20 दिन हम लोगों ने लापरवाही बरती तो शायद फिर से एक बार वही मंजर देखना पड़ेगा जिसे हम और आप बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। अब इसी चीज के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ रहा है। बीते दिनों में मामलों में तेजी से इजाफा देखा गया। इसको लेकर दिल्ली में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जबकि मुंबई में भी कई तरह की पाबंदियों की घोषणा हो चुकी है। इस बीच बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ एक वर्चुअल बैठक की। कोरोना मामलों में इजाफे को देखते हुए बुलाई गई इस अहम बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने आशंका जताई कि आज मुंबई में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 2000 के पार जा सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने बताया कि पिछले हफ्ते जहां 150 मामले रोज आ रहे थे, वहीं अब लगभग 2000 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 27 दिसंबर 2021 से नाइट कर्फ्यू लागू कर रखा है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता है। हालांकि आवश्यक कामों से जुड़े और कुछ अन्य मामलों में लोगों को छूट दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। मॉल और दुकान ऑड इवन के तर्ज पर खुलेंगे। मेट्रो और बसें 50% सीट क्षमता के साथ ही चलेंगी। इसके साथ ही साथ ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली में रेस्टोरेंट पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये केवल 50% क्षमता तक ही लोगों को बिठा सकेंगे। इसके साथ ही सुबह 8 बजे से 10 बजे रात तक ही रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए देश के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। गोवा में भी वहां आने वाले लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ओमिक्रॉन संकट के बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज कहा कि तटीय राज्य में पार्टियों में शामिल होने या रेस्टोरेंट में प्रवेश करने के लिए हर व्यक्ति को या तो कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट या फिर पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। मंगलवार को गोवा में कोरोना के मामलों में अचानक से तेजी आ गई। कल मंगलवार को यहां पर 112 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि इससे एक दिन पहले तटीय राज्य में कोरोना के 67 मामले दर्ज किए गए थे। प्रमोद सावंत ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर 3 जनवरी को होने वाली टास्क फोर्स की बैठक के दौरान एहतियाती कदम उठाएगी। इस बीच पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि नए साल के जश्न से पहले वर्तमान में गोवा के होटलों में करीब 90% लोग हैं, जबकि समुद्र तटों पर पहले से ही भीड़ भाड़ है। रुख अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज भारत के चुनाव आयोग को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की स्थिति
माफ कीजिएगा, चुनावों को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी की है। इस याचिका में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए चुनावों को स्थगित करने की मांग की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश वकील को याचिका पर निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया है। इस मामले में आगे की सुनवाई सोमवार 3 जनवरी को होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2021 में होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान को शुरू कर दिया है। याचिका में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस द्वारा आयोजित रैलियों की तस्वीरें भी संलग्न करके लगाई गई थी, जिसमें सामाजिक दूरियों के मानदंडों या कोविड के उचित व्यवहार का पालन किए बिना भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। कोरोना से इतर अब खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे में अब सियासी तापमान हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का नेतृत्व करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ जनसभा को संबोधित कर अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाने के साथ साथ विपक्ष पर भी लगातार हमलावर हैं। ऐसे में आज फर्रुखाबाद में 196 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 5 साल बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे हम लोग निरंतर कार्य किए हैं और अब 5 साल के बाद जब अवसर आया है, अगर हमने 5 साल मेहनत की है तो आपसे मैं कहूंगा 3 महीने आप भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। आपसे मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। और आज जब सत्ता के बाहर हैं तो हर उस कार्य का विरोध करते हैं जो कार्य जनता के हित के लिए हो। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। रुख अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दंगे की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 5 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत अशांति फैलाने की नीयत से कार में तोड़फोड़ की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन सभी के नाम सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को कानपुर में काफिला गुजरने के बाद नौबस्ता थाना क्षेत्र के हमीरपुर जाने वाली सड़क पर पीएम मोदी का पुतला फूंककर भाजपा की झंडे लगी कार में तोड़फोड़ करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस का कहना है कि कार में जानबूझकर तोड़फोड़ की गई ताकि
इससे एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में भय पैदा किया जा सके। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, कार के मालिक अंकुर पटेल को भी गिरफ्तार किया गया। अंकुर पटेल पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सचिव रहा है। जानकारी के अनुसार कार मालिक अंकुर पटेल ने एक साजिश के तहत अपनी कार को तोड़वाया था। अफसरों का तो यहां तक कहना है कि जिस वक्त ये तोड़फोड़ हो रही थी उस समय अंकुर पटेल ही वीडियो बना रहा था, इसलिए वो खुद वीडियो में सामने नहीं आ पाया। पुलिस की धरपकड़ तेज होते ही अंकुर ने अपने मोबाइल में शूट हुआ वह वीडियो भी डिलीट कर दिया। पुलिस ने अंकुर पटेल के मोबाइल को सीज कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नजर आधी आबादी पर है। कभी महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है तो कभी लड़कियों के लिए मैराथन। इसी को देखते हुए कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने आज एक बार फिर मैराथन का आयोजन किया। फिरोजाबाद में महिला सशक्तिकरण महाअभियान के तहत शक्ति संवाद किया गया। एक लड़की के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम अपने वादों की गारंटी दे रहे हैं, उस पर 1 नंबर है। अगर हम सरकार में आकर अपने वादे पूरे ना करें तो आप हमें सीधा सवाल कर सकते हैं। प्रियंका गांधी ने आमजन के घर घर जाकर महिलाओं से मुलाकात की और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर विचार साझा किए। फिरोजाबाद जाते वक्त कांग्रेस महासचिव ने चूड़ी उद्योग में जुड़ाई व झलाई का काम करने वाले सितारा जाटव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सितारा जाटव के घर पहुंचकर कामकाज में हाथ बटाया। प्रियंका गांधी का भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुख अगली खबर का। नए साल पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो किसानों को योजना की 10वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 1 जनवरी 2022 को 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खाते में 1.6 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि 1 जनवरी 2022 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 351 एएफपीओ को 14 करोड़ की इक्विटी ग्रांट भी जारी करेंगे। इससे 1.24 लाख इससे 1.24 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री एफपीओ के साथ मुखातिब होने के साथ ही राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। रुख अगली खबर का। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी सरकार के 2 साल पूरे करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि नए साल में राज्य में पेट्रोल 25 रुपए सस्ता मिलेगा। हालांकि इसका लाभ सिर्फ दोपहिया वाहन वालों को ही मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि 26 जनवरी से पात्र लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसलिए सरकार ने राज्य स्तर से दुपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की राहत दी जाएगी। इसका लाभ 26 जनवरी 2022 से मिलना शुरू होगा। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी लगातार पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की मांग मुख्यमंत्री से कर रखी थी। एसोसिएशन ने 5% वैट में कटौती की मांग की थी। एसोसिएशन का कहना था कि सरकार को वैट में कटौती करते हुए उसे 22% से 17% करना चाहिए। एसोसिएशन ने कहा था कि झारखंड के पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में डीजल की कीमतें जो हैं वो कम हैं। ऐसे में लोग झारखंड की जगह पड़ोसी राज्यों से डीजल भरवा रहे हैं।
तीर्थराज मुचकुंद पर लाइट एंड साउंड शो के लोकार्पण पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कहा कि मुचकुंद पर लाइट एंड साउंड शो मोदी सरकार की देन है। आपको बता दें कि राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा धौलपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक तीर्थराज मुचकुंद में लाइट और साउंड शो की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअल रूप से बटन दबाकर लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ऐतिहासिक स्मारक तीर्थराज मुचकुंद में लाइट और साउंड शो का लोकार्पण करने के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने तीर्थराज मुचकुंद में लाइट और साउंड शो को मोदी सरकार की देन बताया। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दिया। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जयपुर में बैठकर वर्चुअल माध्यम से इसका जनता को लोकार्पण करने वाले हैं। राज्य सरकार कार्यकारी एजेंसी है, लेकिन मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि ये संपूर्ण जो धार्मिक भावना है, जो ये इतना बड़ा बजट है, सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। इसलिए मैं आपके चरणों में, धौलपुर की जनता के चरणों में ये बहुत बड़ा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।